वेलकम टू मलुका आईएएस। तो हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं। आप लोग जान रहे होंगे इसकी पहली वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग अब आने वाले 2 से 3 टॉपिक और ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी को लेकर हमारा ये सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, भारतीय संविधान को लेकर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम लोगों ने समझा, फिर संविधान निर्माण की चीजें देखी और कुछ हद तक भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को लेकर भी हम लोगों ने कहानी को समझा। अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं 2 से 3 टॉपिक आज हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से समझ लें। ठीक है, उसमें से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, भारतीय संविधान की, ये यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जिस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो दोनों चैप्टर भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने बता दिया किस तरह से आपको चीजें उसमें से पढ़नी है। बट मैं आपको ये भी बताता चलूंगा यूपीएससी सीधे क्वेश्चन किस टॉपिक में पूछता है। जैसे अगर आप लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा होगा ना, तो एक्ट में से हर बार 1 या 2 सवाल हैं, हर बार। मतलब आप कोई एक साल होगा तो जब मतलब यूपीएससी ने एक्ट को छोड़ दिया होगा, अदरवाइज पूछा गया है। उसी तरह से प्रस्तावना ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार सवाल पूछा है यूपीएससी ने, हर बार। ठीक है, पहली चीज तो नॉर्मली इसको समझिए आप, सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि कितनी भी बार प्रस्तावना को आप लोग पढ़ते हैं आपको याद नहीं होती है ना। वही वो पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछता है, इसमें से किस तरह के सवाल बनते हैं इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या ये भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। बहुत सारा इश्यूज को लेकर भी चला, तो जो बिल्कुल अपडेटेड चीज है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या मानता है, ये भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान में सबसे लास्ट में ऐड किया गया, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, सबसे पहले ऐड किया गया, सबसे बाद में। सबसे पहली चीज तो ये समझिए। दूसरा, इसके अंदर सवाल बनने का तरीका क्या होता है। एक तो प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्या सीक्वेंस है, बहुत बार सवाल पूछा यूपीएससी ने। जैसे है ना सीक्वेंस, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सीक्वेंस है। यही कितनी बार पूछ लिया गया है यूपीएससी ने। ठीक है, अगर आप लोग प्रीलिम्स 2022 का ही क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, उसमें यूपीएससी ने क्या पूछा है, यूपीएससी ने ये पूछा है, आपको पता है ना, प्रस्तावना में संशोधन हुआ 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं ना, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है और आपका जो अगर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो ये जो अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका इधर ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने 2022 में पूछा कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था, जैसे आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए, जो वर्ड बाद में जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के माध्यम से, वो क्या उस दिन हो सकते हैं। और 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है, 1976 में हुआ है, तो वो शब्द तो बाद में जोड़े गए होंगे ना। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जो हैं, पंथ निरपेक्ष भी आप इसको बोल सकते हैं, ये 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। और यही तीनों ऑप्शन में हमें देखना था कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें से ये तीनों शब्द नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है ना। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है ना कि जो शब्दों का सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, क्या है ये, संप्रभु देश है भारत, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। एक एक लाइन में इसका मीनिंग भी जल्दी से समझ लेंगे। प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत एक संप्रभु देश है, किसी के दबाव के अकॉर्डिंग हम अपनी विदेश नीति हो, रक्षा मामले हो, कोई भी चीज हम संचालित नहीं करेंगे। ठीक है, आजाद हो चुका है भारत और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, पहली चीज। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, भारत का समाजवाद ऐसा समाजवाद नहीं है जिसको आप मार्क्स से जोड़कर देख लो। सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत का समाजवाद लोक कल्याणकारी समाजवाद है, जिसमें हम लोग लोक कल्याण को ध्यान में रखकर सरकार डिसीजन लेती है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, सरकार का दखल, सरकार का कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण। बट वो किस मामले में रहेगा, जब लोक कल्याण को लेकर चीजें की जाएंगी। जब लोक कल्याण जो है सर्वोपरि रखकर राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करेगा, उसको क्या बोलेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य, है ना। तो समाजवाद को लेकर आप लोगों ने चीजें समझ ली। उसके अलावा क्या है, जैसे धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये भारत में है। ठीक है, अगर आप लोग यूरोप का मॉडल देखेंगे, यूपीएससी ने मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो वहां पर राज्य और धर्म पूरी तरह से पृथक है। ना राज्य धर्म में इंटरफेयर करेगा, ना धर्म राज्य में इंटरफेयर करेगा। बट भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज्य धर्म में नॉर्मल इंटरफेयर नहीं करता है। बट अगर धर्म कुछ ऐसी चीजें करने लगे, जैसे नैतिकता का उल्लंघन करने लगे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं पर ठेस पहुंचाने लगे, तब क्या करेगा, राज्य दखल देगा।
है ना। तो भारत में राज्य और धर्म पूरी तरह अलग नहीं है, तो यही धर्मनिरपेक्ष है। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा और राज्य ना ही किसी धर्म को इस तरह से सपोर्ट करेगा, बट अगर राज्य को धर्म को सपोर्ट करना है तो सभी धर्मों को सपोर्ट करेगा राज्य। ये भारत में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है ना। लोकतांत्रिक आप समझते हैं, लोकतंत्र की सबसे मूलभूत विशेषता क्या है? अगर आप देखेंगे, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, है ना, और उसमें जो आपको पता है ना, अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने, विरोध की आजादी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है ना, भारत में है। और गणराज्य का मतलब क्या है कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो चुना हुआ होगा, मतलब जो देश का प्रमुख होगा वो चुना हुआ होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव हो, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भारत में देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, पर उसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता, अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष मिलकर चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को, है ना। तो अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि बट इस चीज को कंपेयर कर दीजिए, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में चुना हुआ नहीं है, ब्रिटेन में राजा रानी की कहानी चल रही है, वंशानुगत है वो चीज, है ना। भारत में ऐसा नहीं है, या गणराज्य में ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है, और ये यूपीएससी ने इन सारे वर्ड्स को पूछा है, इसलिए एक एक लाइन में इन चीजों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। सबसे पहले इन वर्ड को समझो, फिर इनका सीक्वेंस देखो। यूपीएससी आगे पीछे कर देगा कौन सा वर्ड पहले लिखा है, कौन सा वर्ड बाद में लिखा है, तो आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और सीक्वेंस देखो यहां पर, इसी चीज को लेकर ध्यान से समझो। एक सीक्वेंस और क्या बनता है? सबसे पहले क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब एक सीक्वेंस ये बनता है, कितनी बार क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछ लिया है इसको लेकर, इनका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले न्याय है या सबसे पहले स्वतंत्रता है, सबसे पहले समता है? मतलब ये इंपॉर्टेंट ये है सीक्वेंस, इसको रट के रख लीजिए भाई। न्याय की बात मैंने कर ली, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना, इस न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। दूसरा स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, है ना। समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की, है ना, गरिमा की समता। अगर आप व्यक्ति का बंधुत्व अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही है, भाईचारे की बात कर रहा है ना। तो अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए जाने वाला बंधुत्व की बात की गई है प्रस्तावना में। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है, फिर बंधुत्व, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस ये, बस यहीं के आसपास सवाल घुमा है। प्रस्तावना को अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इसी के आसपास सवाल या तो इस तरह से घुमा देगा या उस तरह से लिख देगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, इस चीजों को लेकर सवाल इस तरह से बनते रहे हैं और आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। एक चीज और देख लो जल्दी से, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो हमें यह पता चलता है कि संविधान की प्रकृति क्या है, बता दिया ना क्या है संविधान की प्रकृति। लोकतांत्रिक संविधान, गणराज्य है, समाजवादी है, पंथ, ये वाला जो पंथ निरपेक्ष है, ये सब क्या है? प्रकृति तो है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था की, भारत की संविधान की क्या प्रकृति है, किस तरह का देश है भारत, वो बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि शक्ति का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, यही तो है, हम भारत के लोग। मतलब भारत में अगर आप देखेंगे, संसद सर्वोपरि नहीं है, भारत में कोई संस्थान सर्वोपरि नहीं है। भारत में कौन सर्वोपरि है? संविधान। और संविधान में सर्वोपरि किसको रखा गया है? लोगों को। अगर आप देखेंगे तो भारत में, वहां पर ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोपरि। कितनी बार, पिछली बार यूपीएससी ने ब्रिटेन और यूपीएससी इसको लेकर, भारत को लेकर, संसदीय व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा था, प्रीलिम्स में पूछा था कि वहां पर कौन सुप्रीम है, यहां पर कौन सुप्रीम है। तो एक दो चीजें अगर आप यहां पर समझना चाहो, जल्दी से समझ लो कि भारतीय संविधान में अगर आप चीजें देखेंगे तो संसद सुप्रीम नहीं है, वहां पर सुप्रीम है ब्रिटेन में। भारत में संविधान सर्वोच्च है ना, संविधान ऊपर है, सबसे ऊपर। और संविधान में किसको पावर दी गई है? लोगों को पावर दी गई है। तो अल्टीमेटली कौन पावरफुल हुआ? भारत, हम भारत के लोग। इसी से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, यही प्रस्तावना की पहली लाइन है ना। तो शक्ति का स्रोत जो है इसमें बता दिया गया है कि कौन सी चीज आपको इसमें से देखनी है। डेट दी गई है, अगर आप देखेंगे तो 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या बताया गया है संविधान में कि इस दिन हम संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं, हम संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर दिखेंगी। बाकी न्याय का कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने आपको बता दिया है, बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है, समता की बात की गई है, राजनीतिक समता हो चाहे वो, है ना, इस तरह से राजनीतिक समता को लेकर भी चीजें समझ लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना को लेकर कहानी पूरी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, ठीक है।
दूसरा इसमें से टॉपिक क्या आपका बनता है उसको भी देख लीजिए। जैसे संघ तथा राज्य क्षेत्र वाला जो टॉपिक है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संघ तथा राज्य क्षेत्र वाला जो चीजें हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान से समझ लो। देखो भाई, ये जो टॉपिक है ना, पेपर जो है, चैप्टर जो है, इसको रटना नहीं है। इसमें 2-3 चीजें बनती हैं, उस पर फोकस कर लीजिएगा। कौन सी 2-3 चीजें हैं? सबसे पहले तो ये देखो कि राज्यों का, अगर आप देखेंगे, राज्य पुनर्गठन जो होता है, ठीक है, इसको लेकर पावर किसके पास है? किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा को कम करना, उसका नाम बदलना, ये पावर किसके पास है? और कौन कर सकता है इसको? चेंज कर सकता है राष्ट्रपति या संसद? अगर आप इसको समझेंगे, ये संसद कर सकती है, ठीक है, संसद के। और ये यूपीएससी ने बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है इसको लेकर कि क्या इसके लिए एक चीज और निकल के आती है यूपीएससी के ऑप्शन से, वो ये यूपीएससी ये चाहती है कि संसद इस चीज को करने के लिए क्या राज्य विधानसभाओं की सहमति चाहिए क्या? उसको राज्यों के सपोर्ट की जरूरत, पूछ सकती है, वो उसका मन है, बट क्या राज्यों से पूछना ही पड़ेगा संसद को? ये यूपीएससी ने कई बार पूछा है प्रीलिम्स में। बिल्कुल नहीं, संसद के पास पूरी पावर है, वो चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्र कम कर दे, ज्यादा कर दे, या उसका नाम बदल दे, एवरीथिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड राज्य पुनर्गठन करने में सुप्रीम पावर किसके पास है? भारतीय संसद के पास, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को एक तो पहले ये क्लियर हो गई। दूसरा, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, आपको पता है शुरुआत में कम राज्य थे, किस तरह से उसका किया गया, तो सबसे पहले उसका आधार किसको बनाया गया, इसको लेकर बहुत लंबा आंदोलन चला, है ना, आप लोग समझते होंगे। तो 3 आयोग इसको लेकर बनाए गए थे, जल्दी से मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है। 3 आयोग, उसको लेकर एक एक लाइन में समझ लो भाई, याद रहेंगी चीजें। सबसे पहले धर आयोग बनाया गया, ठीक है, धर आयोग बनाया गया। मतलब लड़ाई ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, क्या भाषा को बनाया जाना चाहिए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए? तो इन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि भाषा जो है वो आधार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप जो है राज्यों का पुनर्गठन करें। तो आंदोलन बढ़ गया एकदम से, है ना। फिर चीजें हुई, फिर दूसरी समिति बनाई गई, जेवीपी समिति, ठीक है। तो इस समिति, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह इसमें शामिल थे। इस समिति ने भी ये बोला कि ठीक है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा को छोड़ते हैं। इन्होंने भी ये बोला कि प्रशासनिक सुविधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ठीक है। तो एकदम से आंदोलन उग्र हो गया। श्री रामुलु जो हैं, पट्टुमलु जो थे, वो एक्सपायर हो गए थे आंध्र प्रदेश में। बहुत ज्यादा लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए थे, विरोध होने लगा था सरकार के खिलाफ। फिर सरकार को कहीं ना कहीं पर एक और आयोग बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या था? फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग जो है, इसको बनाया गया और इसने ये बात बोली कि ठीक है, भाषा को आप प्रायोरिटी दे दो, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, मान लिया इसने। बट इसने कहा एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत हम नहीं मानेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई एक राज्य है तो हिंदी राज्य, तो वो उसकी भाषा भी वही होगी, ये नहीं। उस राज्य में सही कई तरह की भाषाएं रखी जा सकती हैं, भाषा के आधार पर आप राज्य का पुनर्गठन कर दो, इसने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये 3 आयोग का एक तो सबसे पहले इनका सीक्वेंस, सबसे पहले इसको बनाया गया, फिर जेवीपी समिति बनाएगी, फिर उसके बाद फजल अली आयोग। सबसे पहले ये याद रखेंगे आप। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, एक एक लाइन में मैंने आप लोगों को चीजें क्लियर कर दी हैं कि इसको लेकर इस तरह से सवाल बन सकता है। दूसरा, जल्दी से एक चीज देख लो, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है? इसके बाद इस चैप्टर में निकल के आता है कौन सा राज्य पहले बनाया गया, है ना। 14 राज्य थे ना पहले, तो फिर 15वां राज्य किसको बनाया गया? गुजरात को, है ना, वही निकल कर आया ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे नागालैंड जो है वो 15वां बनाया गया। तो इस तरह का सीक्वेंस एक बार जरूर देख लेना, है ना, एक सीक्वेंस। एक और फैक्ट यहां पर इसमें याद रखो, जो सिक्किम है, सिक्किम जो है उसको, उसके लिए 2 संवैधानिक संशोधन, एक 35वां, एक 36वां। ये कई बार फैक्ट में स्टेट पीएससी वगैरह में, सीडीएस के एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देख लो। 35वें संशोधन के माध्यम से उसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, बट यहां पर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो ये अमेंडमेंट थोड़ा सा याद रख लेना। सिक्किम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, बाहरी क्षेत्र था, उसको भारतीय संविधान में और भारत में जो संघ है उसमें शामिल किया गया था। ये चीजें हैं। एक चीज याद रखिए, भारत में राज्यों का संघ की बात की गई है, ठीक है। क्यों? एक तो, और क्यों कहा गया इसको, एक तो वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है राज्यों के बीच। अमेरिका में समझौता है, अमेरिका में राज्यों में समझौता है, तभी तो वहां पर इक्वल सीट्स दी गई हैं। छोटा हो राज्य या बड़ा राज्य हो, सबको 2-2 सीट दे दी गई है राज्यसभा में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है। अगर आप देखेंगे, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमेरिका की सीनेट के बीच में और भारतीय राज्यसभा के बीच में। ये वाला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, तो ये दोनों ये याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे
भारत में ये जो है ये दर्जा ये वाला देख लेंगे। फिर उसके बाद एक चीज देखिए, ये मैंने कहा ना, राज्यों का याद रखिए, कौन कौन से राज्य को जोड़ा गया, कौन से नंबर पे जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, उस चैप्टर पे, उस जो थोड़ा सा पोर्शन है उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। आपको लगता है यूपीएससी क्योंकि बार बार ऐसे पूछ लेता है फैक्चुअल चीजों में, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आप ध्यान से रख लीजिए, कौन से ऐसे राज्य हैं जो पहले यूटी रहे हैं, ठीक है, जो पहले यूटी रहे। जल्दी से मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। एक गोवा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम है, और आपका मणिपुर है। मैं फिर से बोल देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये ऐसे राज्य हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी रहे, ठीक है, पहले केंद्र शासित प्रदेश रहे, बाद में इनको राज्य बना दिया गया। तो ये वाला चैप्टर भी अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन बन जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, बट इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इस फैक्ट को अलग से आप लोगों के सामने लिखकर रख दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों चैप्टर को, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर था, इससे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हर बार यूपीएससी इसको लेकर सवाल पूछ रहा है ना, प्रस्तावना को लेकर। और इस चीज को लेकर सवाल बन रहा है, प्रस्तावना में क्या सीक्वेंस है, कैसे पूछा गया है ना, किस तरह से न्याय कहां पर है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है जो अंदर लिखे गए हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसको लेकर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आप लोगों को बता दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए प्रस्तावना को, है ना। दूसरा आप लोग ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसमें राज्यों को लेकर जो पुनर्गठन को लेकर पावर किसके पास दी गई है, संसद के पास दी गई है। और उसके बाद कौन से आयोग बने हैं, उन आयोग का सीक्वेंस पता होना चाहिए, उन आयोग ने क्या सिफारिश की है, इसको लेकर हमें चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और तीसरा जो है मैंने आप लोगों को बताया, राज्यों का सीक्वेंस क्या है, कौन सा राज्य पहले ऐड किया गया, कौन सा राज्य बाद में ऐड किया गया, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी रहे। थोड़ा सा मौलिक अधिकारों को लेकर कहानी शुरू करते हैं, जिसको अगली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं उसको, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर सवाल हर बार बना है ना। मौलिक अधिकारों को लेकर सवाल जो है आपका हर बार बना है। अगर आप देखेंगे, जिस तरह मैंने बोला ना प्रस्तावना से सवाल आ रहा है, जिस तरह से मैंने बोला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सवाल आ रहा है, उसी तरह से हर बार, और एक सवाल नहीं आता इसमें, कम से कम 2 से 3 सवाल आते हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं, है ना, जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए सवाल होते हैं। तो उसको लेकर हम लोग बहुत अच्छे से कहानी समझेंगे जब फंडामेंटल राइट को लेकर। अगली वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को लेकर कहानी बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है भाई। इस वीडियो को लेकर मैंने आप लोगों को आज जो चैप्टर थे वो मैंने अच्छे से बता दी हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।